Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I'll be teaching you 11th Economics. जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 which is Concepts of Cost ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हमारा पिछला लेक्चर जो इससे प्रीवियस लेक्चर था वो हमारा फर्स्ट क्लास था लेक्चर नंबर 8 यानी हमारे चैप्टर नंबर 8 की। आज हमारे चैप्टर नंबर 8 की होने लगी है क्लास सेकेंड। ठीक है, प्लीज आज की क्लास देखने से पहले प्रीवियस क्लास को देख लो ताकि आप आज की क्लास में जो करने वाले हैं उसके कंसेप्ट पहले से क्लियर रहे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने सारी इंट्रोडक्शन मेन कंसेप्ट सब कुछ पढ़ा था, तो आज की क्लास हम उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पिछली क्लास में हम फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे। हम ये पढ़ रहे थे कि फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो चाहे हम अब फिक्स्ड प्रोडक्ट्स को पूरी तरीके से यूज करें या ना करें लेकिन उनकी कॉस्ट देनी जरूरी होती है। ठीक है ना, यही पढ़ा था हमने पढ़ा था फिक्स्ड कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। पहला हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर मशीन्स प्लांट, दैट मीन्स कि मशीनरी और प्लांट का एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है। दैट मीन्स आप चाहे मशीनरी या प्लांट को यूज करो ना करो उसकी कॉस्ट आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है ना। सेकेंड वॉज एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, यानी जो लैंड या बिल्डिंग आप यूज कर रहे हो चाहे आप उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो या मत करो, यू हैव टू पे द रेंट। ठीक है। थर्ड वन इज लाइसेंस फी एंड द फोर्थ वन इज वेजेस एंड सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ। ये 4 पॉइंट्स आते हैं व्हाट आर फिक्स्ड कॉस्ट, यानी ये चारों की चारों होती हैं किसी भी प्रोड्यूसर के लिए फिक्स्ड कॉस्ट। इन सबकी कॉस्ट देनी प्रोड्यूसर के लिए नेसेसरी होती है, जरूरी होती है, उसको इन सबकी कॉस्ट देनी पड़ती ही है हमेशा। ठीक है ना। टेबल एंड फिगर इलस्ट्रेट्स द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड शेप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अब आप जानते हैं इकोनॉमिक्स है, हर किसी का टेबल मोस्टली बनता है, स्केड्यूल्स बनते हैं, हर किसी की कॉस्ट की कर्व्स बनती है या किसी भी डाटा की कर्व्स बनती है। वैसे ही क्योंकि अभी हम फिक्स्ड कॉस्ट कर रहे हैं तो चलिए फिक्स्ड कॉस्ट का टेबल और साथ में उसका कर्व देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ है यूनिट्स ऑफ आउटपुट कि कितने आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे थे और एक तरफ है फिक्स्ड कॉस्ट। ध्यान से देखिए फिक्स्ड कॉस्ट सारी की सारी कांस्टेंट है, फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, पूरी इक्वल है। ठीक है ना। यहाँ पे यूनिट्स ऑफ आउटपुट जरूर इंक्रीज होता गया है लेकिन जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट, यानी हमारा आउटपुट जितना मर्जी बढ़े या कम हो डज नॉट मैटर्स, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम है, फिक्स्ड कॉस्ट हमें देनी ही पड़ रही है। ठीक है ना। टेबल इंडिकेट्स दैट फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। कहते ये टेबल कहता है कि आउटपुट का कोई भी लेवल हो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, वो पे हमेशा करनी ही पड़ती है। ठीक है। व्हेन आउटपुट इज 0 यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹10। when it increased to 2 or 4 or 6 units even then total fixed cost is ₹10। कहता जब आउटपुट 0 था तब भी फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू 10 थी और जब आउटपुट 6 पे है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे है, तब भी फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू 10 ही है। ठीक है ना। दैट मीन्स आप 0 से उसकी फुल यूटिलाइजेशन के बीच में जितना मर्जी काम कर लो, जितना मर्जी आउटपुट निकालो, लेकिन आपकी फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट का जो ग्राफ होता है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस पे पैरेलल है। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो हमारी कॉस्ट है यानी जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की कॉस्ट है वो 10 पे कांस्टेंट है, 10 पे ही है। वेयर एज हमारा आउटपुट पहले 1 पे था, फिर 2 पे हुआ, फिर 3 पे, ऐसे सो ऑन इंक्रीजिंग करके 6 पे गया। लेकिन हमारी जो कॉस्ट है यानी जो हम पैसा दे रहे हैं उस प्रोडक्शन के लिए वो सेम है, वो 10 यूनिट्स ही रह रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इजीली कहें तो फिक्स्ड कॉस्ट की कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट की जो कर्व होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस के इक्वल होती है, पैरेलल होती है। ठीक है। In figure, units of output are shown on x-axis and total fixed cost on y-axis. TFC curve represents total fixed cost. ये total TFC क्या होता है? TFC is a short form of
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, दिस कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस implying that cost is constant at all the levels of output। कहते हैं ये एक्स एक्सिस के पैरेलल इसीलिए है क्योंकि ये पैरेलल ये बताता है कि किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे जो प्राइस है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, TFC curve touches y-axis at point F, which means that fixed cost remain 10 even when output is 0। कहते हैं जो TFC कर्व है यहाँ पे F पॉइंट पर, इस पॉइंट पे देखो y एक्सिस को टच करा है, दैट मीन्स जब आउटपुट हमारा 0 था तब भी हमारी कॉस्ट 10 ही थी। दैट मीन्स जब हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे फिर भी हमें पैसे पे करने ही पड़ रहे थे। ठीक है, आई होप क्लियर है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सबसे इजी कंसेप्ट है। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है। आगे चलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब वो कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है देखते हैं। ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पिछले अपने लेक्चर्स में पढ़ा है, ठीक है ना, और फिक्स्ड कॉस्ट हमने मोस्टली अपना आज कवर कर लिया। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred by the producer on the fixed factors of production like plant and machinery. By definition, the application of these factors cannot be changed during short period. Short period is the period of time which is too short to change than the application of fixed factors. Therefore, fixed costs are constant cost of the short period since fixed factors are purchased before production actually starts. Fixed costs are incurred even when the output is 0. इस पूरे पैराग्राफ में वो सिंपल एक ही लाइन आपको समझाना चाहता है, एंड दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम इवन आपकी प्रोडक्शन है या नहीं है। आपके फिक्स्ड फैक्टर्स जो होते हैं, यानी आप अपने शॉर्ट रन में, हमें ये तो पता है कि हम फिक्स्ड फैक्टर सिर्फ शॉर्ट रन में यूज करते हैं, है ना। शॉर्ट रन में जो आपके फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, उन फिक्स फैक्टर्स का जो आप पे खर्चा पड़ता है, जो उनकी कॉस्ट पड़ती है, वो देनी जरूरी ही होती है, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट सिर्फ प्रोड्यूसर इंकर करता है सिर्फ शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में फिक्स्ड फैक्टर्स नाम की चीज होती ही नहीं है। लॉन्ग पीरियड में हम सारे अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट का कंसेप्ट सिर्फ शॉर्ट रन पीरियड में ही आता है, क्योंकि शॉर्ट रन पीरियड में ही कुछ ऐसे फैक्टर्स हमारे पास होते हैं जो फिक्स्ड रहते हैं, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, अब उन्हें चेंज नहीं कर सकते तो उनकी कॉस्ट देनी प्रोड्यूसर के लिए जरूरी होती है, इसीलिए उन्हें फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो फिक्स्ड है, जो देनी ही देनी है, जो जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ कि फिक्स्ड कॉस्ट और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में रिलेशन होता क्या है। ठीक है ना, फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ही पैसे को हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट इज, अभी तक हमने क्या किया, हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है शॉर्ट रन में ही होता है फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमने पढ़ ली, फिक्स्ड कॉस्ट बहुत इजी थी, वो सिंपल कह रहा था कि फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उनके खर्चे को हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, वो देनी नेसेसिटी होती है और साथ में वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है ना, अब चलते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। ये तो हमें नेम से ही क्लियर हो रहा है। वो कहता, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम देते हैं वेरिएबल फैक्टर्स के बदले, यानी वेरिएबल फैक्टर्स जब हम यूज करते हैं उनके बदले जो हम उनको यूज करने का पैसा देते हैं, उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, variable cost refers to the expenditure incurred by the producer on the use of variable factors of production। ठीक है ना, यानी वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर यूज करता है, उसके बदले जो पैसे देते हैं, उसके बदले जो उनकी वेजेस या फीस दी जाती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, these costs change with the change in the volume of output। कहते हमने फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ी थी कि आउटपुट में चेंज आए ना आए, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है। ठीक है ना, अब वेरिएबल कॉस्ट, आउटपुट में चेंज आया तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी। ठीक है, आउटपुट में चेंज आने के कारण वेरिएबल कॉस्ट जरूर चेंज होती है। क्लियर?
as output increases these costs also increase and output decreases these costs also decrease। कहते हैं अगर आउटपुट बढ़ता है तो ये कॉस्ट भी बढ़ जाती है, अगर आउटपुट कम होता है तो ये कॉस्ट भी कम हो जाती है। ठीक है, दैट मीन्स आउटपुट में फर्क आने के कारण वेरिएबल कॉस्ट में फर्क जरूर पड़ता है। ठीक है, when output is zero these costs are also zero। अब हमने फिक्स्ड कॉस्ट में पढ़ा था कि आउटपुट अगर जीरो भी है तो भी कॉस्ट देनी जरूरी है। वेयरएज वेरिएबल कॉस्ट, अगर आपका आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होती है, वेरिएबल कॉस्ट आपको नहीं देनी पड़ती। ठीक है, these costs are also cost, प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। इन कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। प्राइम कॉस्ट मीन्स ये देनी जरूरी है, मेजरली इनको दिया जाता है इनके चेंजेस आने के कारण, और डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, डायरेक्ट खर्चा होता है। ठीक है, इसीलिए इन दोनों को प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, वेयरएज फिक्स्ड फैक्टर्स को इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है ना। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, अब वेरिएबल कॉस्ट के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते क्या हैं, यानी ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जो वेरिएबल कॉस्ट बनाती हैं, यानी जिनका पैसा हम वेरिएबल कॉस्ट में रेफर करते हैं। ठीक है, पहला है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी आप प्रोडक्शन करने के लिए, कोई भी प्रोड्यूसर है प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल तो खरीदेगा ही खरीदेगा। अब उस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए जो आपने खर्चा किया है, जो आपने पैसे लगाए हैं, उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेकेंड इज एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर आप अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगा रहे हो, फैक्ट्री लगा रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आना तो जरूरी है, नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है ना। इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो पे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा पड़ेगा वो भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है ना, जितनी ज्यादा हम मशीनरी यूज करेंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट आएगी, जितनी कम मशीनरी यूज करेंगे उतनी कम कॉस्ट आएगी। ठीक है ना। फिर है वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स, यानी जो लेबर रखी हुई है आपने, वो लेबर को रखने में जो लेबर का खर्चा आता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। यानी लेबर को एक्सपेंसेस दोगे ना, लेबर को वेजेस दोगे, वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे वेरिएबल कॉस्ट। क्यों, क्योंकि अगर हम लेबर बढ़ा रहे हैं तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, अगर हम लेबर कम कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, देन इज वेयर एंड टेयर एक्सपेंसेस। वेयर एंड टेयर एक्सपेंसेस क्या होता है, वेयर एंड टेयर एक्सपेंसेस का मतलब होता है मशीनरी को जितना ज्यादा हम यूज करते हैं उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, या कई बारी किसी चीज को ज्यादा यूज करने से वो खराब हो सकती है, या उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, या उसकी मेंटेनेंस जरूरी है, उसके भी खर्चे जरूरी होते हैं। दैट इज वाई वो भी आता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट का टेबल और साथ में उसकी डायग्राम, कि जैसे फिक्स्ड कॉस्ट की देखी थी वैसे वेरिएबल कॉस्ट की डायग्राम्स एंड टेबल होता कैसे। ठीक है, टेबल एंड फिगर इलस्ट्रेट्स द कांसेप्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड द शेप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। पहले टेबल देखो ध्यान से, आउटपुट बढ़ रहा है तो यहाँ पे देखिए हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है ना। यहाँ पे आउटपुट बढ़ा तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है। वेयरएज फिक्स्ड फैक्टर्स में क्या था, आउटपुट बढ़ रहा था लेकिन फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट थी, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कांस्टेंट थी। ठीक है ना, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है, यहाँ पे आउटपुट बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है। ठीक है, टेबल शोज दैट एज आउटपुट इंक्रीजेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। कहते एज आउटपुट इंक्रीज कर रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है। ठीक है, व्हेन आउटपुट इज जीरो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो जीरो। हम ये देख सकते हैं यहाँ पे जब आउटपुट जीरो था तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या थी, जीरो। दैट मीन्स अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, आउटपुट नहीं आ रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, जीरो। वेयरएज फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होता है, काम करो या ना करो पैसे देने ही पड़ते हैं। ठीक है ना। When output is 1 unit, total variable cost is rupees 10, and when output is 6 unit, total variable cost is rupees 38। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं
वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है। ठीक है, ग्राफ देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब ध्यान से देखिए, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थी वो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, ठीक है ना, लेकिन जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो पैरेलल नहीं है, वो तो कर्व्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे टीवीसी का मतलब होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, टीवीसी मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे देखिए हमारा टीवीसी 0 से शुरू हो रहा है। 0 से शुरू होने का मतलब है जब प्रोडक्शन 0 थी, जब आउटपुट 0 था, तो उसके पैसे यानी टीवीसी का खर्चा भी कितना था, 0। ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता गया वैसे वैसे हमारी कॉस्ट भी बढ़ती गई। ठीक है ना, आई होप ये समझ आ रही है कि जैसे आउटपुट इंक्रीज करता जाएगा हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करती जाएगी, और अगर आउटपुट डिक्रीज करेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, in figure x axis shows the units of output and y axis shows the total variable cost. TVC is an upward sloping curve implying that total variable cost tends to increase with the increase of output. कहते हैं टीवीसी जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व इसीलिए है क्योंकि वो ये शो करना चाहते हैं कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्राइस भी, टीवीसी की एक्सपेंसेस भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, दैट मीन्स आउटपुट जितना बढ़ेगा हमारी टीवीसी उतनी बढ़ती जाएगी। क्लियर, वो यही समझाना चाहता है बस कि टीवीसी जो होती है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है क्योंकि आउटपुट बढ़ने से टीवीसी भी बढ़ती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस एंड डिक्रीज व्हेन आउटपुट डिक्रीजेस। व्हेन आउटपुट इज 0 वेरिएबल कॉस्ट आर आल्सो 0। कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट और आउटपुट, जैसे हमने पिछला देखा, पिछले क्या था फिक्स्ड कॉस्ट में कि आउटपुट चेंज आने के कारण कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता, वेयर एज वेरिएबल कॉस्ट और जो हमारा आउटपुट होता है वो हैंड इन हैंड चलते हैं। अगर आउटपुट बढ़ रहा है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, अगर आउटपुट कम हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा, अगर आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। सबसे इजी कंसेप्ट है अभी हमारे टीवीसी और टीएफसी के, सबसे इजी लगा होगा अभी तक कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, अब हमने जितना पढ़ा है ना इसको एक बार टेबुलर फॉर्म में इन दोनों के डिफरेंशिएट भी देख लेते हैं, लास्ट टाइम रिकॉल कर लेते हैं कि दोनों में क्या फर्क था। ठीक है, जो मैं लाइंस अंडरलाइन करती हूँ प्लीज उसके नोट्स बनाते रहो ताकि बाद में पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, सिर्फ मेन पॉइंट्स पढ़ के जाएं, हमें पता लग जाए कि हम क्या लिखने वाले हैं, हमारे आंसर्स क्या होने वाले। ठीक है ना, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, a fixed costs are those costs incurred on the fixed factors of production। कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे की जाती है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच incurred on the variable factors of production। नेम ही क्लियर है, फिक्स्ड कॉस्ट यानी फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, वेरिएबल कॉस्ट यानी वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। ठीक है ना, सेकेंड पॉइंट, fixed costs do not change with increase or decrease in output। कहते हैं जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो चेंज नहीं होती है चाहे आउटपुट बढ़े या कम हो। ठीक है, whereas वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो बढ़ती है अगर आउटपुट बढ़ रहा है और गिरती है अगर आउटपुट गिर रहा है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, वेरिएबल कॉस्ट वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे आउटपुट रिएक्ट करता है। आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इवन व्हेन आउटपुट इज 0। कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, यानी जितने पैसे बढ़ने पड़ रहे हैं उतने बढ़ने ही बढ़ने हैं ताकि चाहे कॉस्ट आपकी 0 क्यों ना हो। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपका आउटपुट 0 भी है तो भी फिक्स्ड कॉस्ट भरनी जरूरी होती है, वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, वेयर एज अगर आउटपुट आपका 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, 0 होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं भरनी पड़ेगी, फिक्स्ड कॉस्ट भरनी पड़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट नहीं भरनी पड़ेगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट आर इंकर्ड इवन बिफोर प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट्स। कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट शुरू हो जाती है प्रोडक्शन के स्टार्ट होने से भी पहले। दैट मीन्स आपने एक मशीनरी इंस्टॉल कर दी,
अब फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हो, आज आपने मशीनरी इंस्टॉल की, आप सोचते हो कि यार ऐसा करता हूँ, परसों से मैं काम शुरू करता हूँ, परसों से अपनी प्रोडक्शन शुरू करता हूँ। तो आज और कल का मशीनरी में आपने चाहे कुछ आउटपुट नहीं प्रोड्यूस किया है, कोई प्रोडक्शन नहीं की है, फिर भी उसका पैसा आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा, यानी फिक्स्ड कॉस्ट आपको प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले से पड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आर इंकर्ड ओनली व्हेन प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट्स। कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा सिर्फ तभी आता है जब प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट हो जाए, जब एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रही है, सिर्फ उसी पॉइंट पे क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा पड़ता है। अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट हमें नहीं देनी पड़ती। ठीक है ना, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है। ठीक है, आगे चले। बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, behavior of fixed cost, variable cost, total cost and the shape of TC curve as an aggregate of TFC and TVC curve। कहते हैं अब हम बिहेवियर देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का और टोटल कॉस्ट का, और साथ में हम कर्व देखेंगे कि जब टीएफसी और टीवीसी इकट्ठे एक ही ग्राफ में डाल दी जाए तो हमारी कंबाइंड टोटल कॉस्ट की कर्व कैसे बनती है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझो। वो सबसे पहले फर्स्ट हाफ यहाँ तक तो वो ये कह रहा है कि पहले ये देखते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट रिएक्ट कैसे करती है। टोटल कॉस्ट सबको पता क्या होता है, टोटल कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल। ठीक है, दोनों को प्लस करके आती है हमारी टोटल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ तक उसने कहा है कि पहले इन तीनों का बिहेवियर देखते हैं। ठीक है, फिर उसने कहा है कि हम टोटल कॉस्ट की कर्व की शेप देखते हैं जब हमारी वेरिएबल कॉस्ट और हमारी फिक्स्ड कॉस्ट इकट्ठे एक ही ग्राफ में दी हो तब। ठीक है, आई होप अब क्लियर है। चलिए अब पहले हम स्केड्यूल देखते हैं, टेबल देखते हैं, फिर आगे अपना ग्राफ देखेंगे। Behavior of fixed cost, variable cost and total cost and the slope of TC curve as an aggregate of TFC and TVC is explained below। ये एक आपके लिए स्केड्यूल बना हुआ है। स्केड्यूल में देखिए आउटपुट, पहले आउटपुट यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये तो हमें दिख ही रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी इंक्रीज कर रही है क्योंकि आउटपुट इंक्रीज कर रहा है। तो टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज कर रही है। टोटल कॉस्ट क्यों इंक्रीज कर रही है, टोटल कॉस्ट इंक्रीज इसीलिए कर रही है, हमने पढ़ा था, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, बढ़ रही है, इसके कारण टोटल कॉस्ट भी हमारी बढ़ रही है। ठीक है ना, अब इसका ग्राफ देखते हैं कि ये ग्राफ में क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, in table total cost is found as the sum total of fixed cost and variable cost। with increase in output total cost is also increasing। when output is 0 total cost is rupees 10 because fixed cost is rupees 10 although variable cost is 0। कहते वैसे तो हम बिल्कुल इसका ब्रीफ देखें तो यहाँ पे आउटपुट बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कांस्टेंट है तो उसके कारण क्या हो रहा है, टोटल कॉस्ट भी बढ़ रही है। यानी हम देखें तो टोटल कॉस्ट हमारी रिएक्ट बिल्कुल वैसे करती है जैसे वेरिएबल और आउटपुट कॉस्ट हमारी रिएक्ट करती है। ठीक है ना, लेकिन फर्क कहाँ आता है, फर्क सिर्फ आता है फर्स्ट पॉइंट में, जहां पे हमारा आउटपुट 0 होता है वहां पे भी हमारी टोटल कॉस्ट की वैल्यू होती ही है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि टोटल कॉस्ट इज समेशन, यानी कमाई दोनों प्लस करते हैं, क्योंकि टोटल कॉस्ट में हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल होता है। ठीक है ना, चाहे 0 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन पे वेरिएबल कॉस्ट 0 है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो 10 है ना, फिक्स्ड कॉस्ट 10 होने के कारण क्या होता है, प्रोडक्शन जब 0 भी है तब भी हमारी टोटल कॉस्ट 10 होगी। ठीक है ना, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा तब भी हम पे पड़ ही रहा है। क्लियर। When output increase to 6 units, total cost goes up to rupees 48। ठीक है, ये तो क्लियर है टोटल कॉस्ट कैसे आती है। अब ग्राफ देखते हैं, अब ध्यान से ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में 3 लाइनें बनी हुई हैं, थोड़ी कंफ्यूजन लगेगी पर आराम से देखिए। पहला टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट,
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये तो हमें क्लियर है, ठीक है। अगर आपको कोई ग्राफ बनाने को कहे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि मुझे तीनों पॉइंट्स का ग्राफ बना के दो, सबसे पहले चाहे हमें टीवीसी याद हो ना हो, टीएफसी तो हमें क्लियर है ना कि टीएफसी हमें जो वैल्यू दी है वो तो सेम सीधी लाइन बनेगी, वो तो पैरेलल एक्स एक्सिस के बनेगी। ये तो सबसे इजी है कि टीएफसी यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टीएफसी हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल बना दी, ठीक है ना। अब टीवीसी, टीवीसी हमने पढ़ा है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो 0 से शुरू होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर आउटपुट नहीं आ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं आएगी। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये भी हमें कंसेप्ट क्लियर है, ये भी इजी है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा स्केड्यूल बना के दो, चले हम अपनी तरफ से बनाते हैं। पहले तो उसने कहा हमें कि मुझे टीसी भी चाहिए, मुझे टीवीसी भी चाहिए और मुझे टीएफसी भी चाहिए, मुझे तीनों का स्केड्यूल चाहिए, ठीक है। तो पहले अब कंफ्यूजन होगी कि क्या करें। सबसे पहले तो हम सिंपल कि भाई इतना तो हमें याद है कि टीएफसी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। हमने टीएफसी को एक्स एक्सिस के पैरेलल बना दिया, सिंपल। फिर हमने वही पढ़ा था कि जो टीवीसी होती है वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि अगर आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होती है, दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी 0 से शुरू होगी, तो ये आ जाएगी हमारी टीवीसी, ठीक है ना। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 0 से शुरू होगी, क्योंकि जब आउटपुट है ही नहीं तो कॉस्ट भी नहीं पड़ती, ठीक है ना। अब रह गई टीसी की बात। अब उसने कहा टीसी बना के दिखा, टीसी कैसे बनेगा, टोटल कॉस्ट कैसे बनेगी। सिंपल एक्सप्लेनेशन देना है कि भाई देख, टीएफसी जब हमारा आउटपुट 0 था, टीएफसी की तब भी वैल्यू थी, टीएफसी का तब भी हम पैसे दे रहे थे, तो यानी मेरी टीसी शुरू होगी वहीं से जहां से मेरी टीएफसी शुरू हो रही है, ठीक है। क्योंकि हमारी टीसी कभी भी 0 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि टीसी में टीएफसी की वैल्यू भी होती है ना। इसके कारण टीसी कभी भी 0 नहीं हो सकती है। तो सिंपल टीएफसी शुरू करेंगे वहीं से जहां से टीएफसी शुरू होती है, ठीक है। रही बात उसकी शेप कैसी होगी, तो भाई आगे हमने इजीली पढ़ा है कि उसकी शेप सेम होगी वेरिएबल कॉस्ट की तरह। क्यों सेम होगी? क्योंकि टीसी भी हमने पढ़ा है कि आउटपुट अगर बढ़ता जाएगा तो टीसी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। यानी टीसी कॉम्बिनेशन होता है टीएफसी कर्व और टीवीसी कर्व का, यानी टीसी शुरू होता है जहां से टीएफसी कर्व शुरू होती है और शेप उसकी सेम होती है जैसे टीवीसी की शेप होती है, ठीक है। दैट मीन्स टीसी अपना बॉन्ड अपनी कर्व की शेप लेता है टीएफसी और टीवीसी दोनों से, ठीक है। In figure, units of output are shown on x-axis and cost on y-axis. TFC shows total fixed cost, TVC shows total variable cost, and TC shows total cost. TC is the aggregate, aggregate means sum, aggregate means total, aggregate means combine, यानी दोनों का total कितना आता है, ठीक है। Aggregate of TFC and TVC curves. TC curve begins from 10 on x-axis. This is because 0 level of output. TVC is equal to 10 while TVC is equal to 0. ये तो मैंने आपको अभी समझाया, तो इजी है। अगर कोई कहे कि मुझे अच्छा फटाफट ये पता कि TC शुरू कहाँ से होती है, सिंपल आंसर, TC वहां से शुरू होती है जहां से TFC शुरू होती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो टोटल कॉस्ट भी वहीं से शुरू होगी। अब उसने कहा मुझे फटाफट पता कि उसकी शेप कैसी होती है, सिंपल आंसर, शुरू वो टीएफसी कर्व के साथ होती है लेकिन उसकी शेप टीवीसी कर्व की तरह होती है, क्योंकि आउटपुट बढ़ता जाएगा तो टीसी भी बढ़ती जाएगी। सिंपल, इसको और कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये कर्व्स बहुत इजी हैं, ठीक है। सो दैट टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल टू 10. Note that the difference between TC and TVC is constant, because of which TC and TVC are parallel to each other. And we know the difference between TC and TVC is equal to TFC, which is constant. कहते हैं TC और TVC एक दूसरे के पैरेलल होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दोनों सेम रिस्पॉन्ड करते हैं आउटपुट को, जैसे कि TVC करती है वैसे सेम रिएक्ट करता है TC, ठीक है। TVC जितना बढ़ता है TC भी उसी स्पीड से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहती है,
क्लियर? आई होप ये समझ लग गई होगी। आई होप ये स्लोप क्लियर है क्या होता है। ठीक है, अगला टॉपिक करते हैं, लास्ट टॉपिक आज का करते हैं, क्योंकि आज हमने मेन कंसेप्ट किया, आज का हम लास्ट टॉपिक करते हैं विच इज एवरेज कॉस्ट एंड द स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट। अब भाई हमने टोटल कॉस्ट पढ़ी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ ली, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ ली, अब ये एवरेज कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, अब ये एवरेज कॉस्ट की स्लोप कैसी होती है, शेप कॉस्ट होती है। अब ये क्या चीज देखते हैं। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट, है ना, हमने पहले भी पढ़ा था। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट मींस आउटपुट, एक और आउटपुट बढ़ाने के लिए, जैसे मार्जिनल कॉस्ट करते थे वैसे एवरेज कॉस्ट, ये आउटपुट का पर यूनिट बढ़ाने के लिए कितना पैसा बढ़ रहा है, इसको हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप अपना आउटपुट 10 से 11 कर रहे हो तो ये एक यूनिट बढ़ाने के लिए आपको कितना खर्चा पड़ा, एक यूनिट का कितना खर्चा पड़ा, इसको हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टीसी अपॉन क्यू। टीसी मीन्स टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, हियर AC is average cost, TC is total cost and Q is quantity of output. एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सेम जैसे हम पहले करते आए हैं, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो आपका आंसर आएगा एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एक सम करके देखते हैं, चलिए। in table total cost of producing 6 units of commodity is ₹8 is ₹48. According per cost unit of average will be ₹48 by 6 is equal to 8। कहते एक टेबल था जिसमें ये टेबल है, इस टेबल की बात करें, ये एक टेबल है, इसमें आप देख सकते हो 6 यूनिट्स दिए हुए हैं आउटपुट के। ठीक है, उसने कहा 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, यानी टोटल प्रोड्यूस करने के लिए टोटल खर्चा आ रहा है 48। ठीक है ना, टोटल खर्चा देखना ना, यानी 6 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए टोटल खर्चा आ रहा है 48। अब मुझसे किसी ने पूछा कि भाई ठीक है टोटल कॉस्ट तो पता लग गई, मुझे ये पता तेरी एवरेज कॉस्ट कितनी आती है, यानी एक और आउटपुट बढ़ाने में तेरी कितनी कॉस्ट आती है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल मैं क्या करूंगी, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगी, यानी 48 डिवाइडेड बाय 6, आंसर आया 8, यानी मेरी एवरेज कॉस्ट आ रही है ₹8। ठीक है, एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहते हैं एवरेज कॉस्ट होती है एक और आउटपुट बढ़ाने के जो पैसा हमें लगता है उसे एवरेज कॉस्ट कहते हैं। एवरेज कॉस्ट को हम साथ में यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। यूनिट कॉस्ट क्यों, क्योंकि एक और चीज प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्चा पड़ता है, इस कारण इसे यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब इस कर्व में देखिए, पहले जब आउटपुट 0 था टोटल कॉस्ट तो हमें पता है आनी है, ठीक है ना, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडेड है इसमें, तो हमारी एवरेज कॉस्ट आ रही थी इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता था, डिनोमिनेटर में 0 था। फिर हमने आउटपुट बढ़ाया 1, अब हमारे पास कुछ आउटपुट, अब हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर टोटल कॉस्ट है अब हमारी 20। ठीक है, 20 होने के कारण एवरेज कॉस्ट क्या आई, 20 बाय 0 दैट इज 20, सॉरी 20 बाय 1 नॉट 0, 20 बाय 1 दैट इज 20। फिर हमने सेम आगे चलते गए, देन इज 28 एंड 2, 28 और 2 को किया तो यहाँ पे हमारी एवरेज कॉस्ट आई 14, फिर आई 11.3, देन 9.5, देन 9.4 एंड लास्ट में जब टोटल प्रोड्यूस करके टोटल खर्चे का एवरेज कॉस्ट निकाला तो पता लगा कि 6 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, 6 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट, 6 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का खर्चा टोटली मुझे 48 रुपीज पड़ा। लेकिन उन 6 यूनिट्स में एक एक यूनिट और बढ़ाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा 8 रुपीज का खर्चा पड़ा है। ठीक है, दैट मीन्स मेरी एवरेज कॉस्ट आई है 8 रुपीज। ठीक है, आई होप ये क्लियर है, आई होप आज के टॉपिक्स क्लियर है कि आज हमने किया क्या है। ठीक है ना, आज हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट समझी है, आज हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट समझी है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है वो देखा है, तीनों की स्लोप्स देखी है, सॉरी एवरेज कॉस्ट की अभी स्लोप रहती है वो हम बाद में देखेंगे, टीवीसी की स्लोप देखी है, टीएफसी की स्लोप देखी है, टीसी की स्लोप देखी है, तीनों के बीच में रिलेशनशिप देखा है क्या होता है,
कॉस्ट किस तरह से रिएक्ट करती है, ये सब देखा है। आई होप आज का क्लियर होगा, आज के मेन कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम अपना फिक्स और वेरिएबल कंपोनेंट जो होते हैं एवरेज कॉस्ट में, वो पढ़ने वाले हैं। एवरेज कॉस्ट को कंटिन्यू करेंगे और साथ में अपना चैप्टर नंबर 8 आगे चलाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट हो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं रिवर्ट बैक करूंगी जितना जल्दी हो सके, ठीक है। एंड थैंक यू, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।